हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, आज की क्लास में हम महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा पे चर्चा करेंगे। ये हिंसा क्या है, इसके क्या कारण है, इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं और इसको रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। साथ ही हम कुछ डेटा की भी बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जो पूरा मुद्दा है आपके पेपर सोसाइटी और सोशल जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए परिचर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा मानवाधिकारों के समक्ष एक बहुत बड़ी बाधा के तौर पे काम करता है महिलाओं के खिलाफ। ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत सरकार प्रतिबद्ध है इस प्रकार की हिंसा को रोकने के लिए। अलग अलग प्रयास किए गए हैं, अलग अलग कानून बनाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। हम आए दिन न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस में इस प्रकार की हिंसाओं का जिक्र, इस प्रकार की हिंसाओं की जानकारी देख सकते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक संरचना पे एक बड़ा तमाचा है। आइए इसकी परिभाषा की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में इस हिंसा को परिभाषित किया है ऐसे कृत्य के तौर पे, यानी ऐसा कृत्य जो महिलाओं के मनोवैज्ञानिक, शारीरिक या यौन नुकसान या पीड़ा होने की संभावना हो, ऐसे कृत्य को ही हम हिंसा के तौर पे परिभाषित करते हैं। अब यहां पे यह जरूरी है कि इस तरीके के कृत्य की धमकी, जबरदस्ती या मनमानी भी हिंसा में ही शामिल होगी। ध्यान रखिएगा, यानी धमकी को भी हिंसा की परिभाषा में ही शामिल किया गया है। यानी कहीं ना कहीं महिलाओं को स्वतंत्रता से वंचित करना, चाहे वो सार्वजनिक जीवन में हो, चाहे वो निजी जीवन में हो, ये सभी कार्य इसी हिंसा की परिभाषा में आएंगे। और महिलाओं के खिलाफ ये जो हिंसा है, ये समानता, विकास, शांति के साथ साथ महिलाओं और लड़कियों के मानवाधिकारों की पूर्ति में एक बड़ी बाधा के तौर पे काम कर रही है। ध्यान रखिएगा। और कहीं ना कहीं जो हमारे SDG हैं, सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ये जरूरी है कि हम इस प्रकार की हिंसा को रोकें, क्योंकि सतत विकास लक्ष्यों में स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि किसी को भी पीछे नहीं छोड़ने का वादा किया गया है। यानी महिलाओं की पुरुषों के समकक्ष ही भागीदारी होनी चाहिए और महिलाओं के खिलाफ होने वाली हर प्रकार की हिंसा का प्रतिरोध होना चाहिए, हर प्रकार की हिंसा समाप्त होनी चाहिए। ये SDG लक्ष्य भी कहते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कुछ डेटा की। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक डेटा दिया और इस डेटा के अनुसार यह बात कही गई है कि पूरे विश्व भर में हर तीन में से एक महिला अपने जीवन काल में या तो शारीरिक या यौन अतरंग साथी हिंसा या गैर साथी यौन हिंसा की शिकार हुई है। यानी हर तीन में से एक महिला अपने पूरे जीवन काल में कभी ना कभी शारीरिक, यौन या मनोवैज्ञानिक हिंसा का शिकार होती है। हिंसा किसी भी महिला के शारीरिक, भावनात्मक, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। यह WHO कहता है। विश्व स्तर पे महिलाओं की लगभग 38% हत्याएं उनके जीवन साथी के द्वारा की जाने की भी बात इस रिपोर्ट में की गई है। ये एक गंभीर मुद्दा है। अब हम यदि भारत की बात करें तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने 2021 के डेटा की बात करें तो लगभग महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है उसमें 15% की वृद्धि देखी गई थी 2021 में। बहुत सारे अपराध, विशेष तौर पे जो टोटल अपराध हैं उनका 31% पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के मामले में सामने आया था। साथ ही बड़े स्तर पे 20% और 7% लगभग महिलाओं के साथ जबरदस्ती, बलात्कार के मामले सामने आए थे। अपहरण के भी 17% मामले सामने आए थे। यानी बड़े स्तर पे महिलाओं के साथ अलग अलग तरीके से हिंसात्मक जो वारदातें हैं वो भारत में हो रही हैं और इन वारदातों में कमी नहीं हो रही है बल्कि बड़े स्तर पे वृद्धि हो रही है। कम से कम NCRB के जो डेटाज हैं ये तो यही बात करते हैं। 2021 में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध की दर है वो सबसे ज्यादा असम में थी। ध्यान रखिएगा, असम शीर्ष पे था और टोटल मामलों में उत्तर प्रदेश शीर्ष पे था। यदि हम स्पेशली UT की बात करें तो दिल्ली शीर्ष पे था। ध्यान रखिएगा, दिल्ली जो कैपिटल है देश की, और वहां पे महिलाओं के खिलाफ यदि हम मामलों की वृद्धि की बात करें तो 2021 में सबसे अधिक वृद्धि दर थी, लगभग 147%
वृद्धि दर थी महिलाओं के खिलाफ अपराधों की। तो ये हमारे समाज की विडंबना है और कहीं ना कहीं ये फेलियर्स भी दिखाती है जो कानून व्यवस्था है, जो कानून बनाए गए हैं महिलाओं के संरक्षण के लिए उसकी। इसके साथ हम बात करेंगे कि हमारे संविधान ने महिलाओं को क्या क्या अधिकार, क्या क्या प्रावधान किए गए हैं महिलाओं के संरक्षण के लिए। तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स दिए हैं हमारे संविधान ने। ध्यान रखिएगा, विशेष तौर पे आर्टिकल 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष समान संरक्षण की बात करता है, यानी पुरुष और महिला दोनों विधि के समक्ष समान होंगे और महिलाओं को विधि के समक्ष समान संरक्षण भी दिया जाएगा। साथ ही आर्टिकल 15 कहता है कि नागरिक के साथ राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा, यानी लैंगिक आधार पे भेदभाव के निषेध की बात करता है आर्टिकल 15। इसी तरीके से यदि हम आर्टिकल 16 की बात करें तो स्पष्ट तौर पे अवसर की समानता की बात करता है। पुरुषों और महिलाओं को समान अवसर की समानता होगी, लैंगिक आधार पे किसी भी महिलाओं को अवसर की समानता से वंचित नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही यदि हम आर्टिकल 21 की बात करें तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार और साथ ही गरिमा में पूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी महिलाओं को अपने प्रतिष्ठा के साथ, आत्मसम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीने की बात करता है। और महिलाओं के खिलाफ हिंसा आर्टिकल 21 का भी कड़ा उल्लंघन है, यानी हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट्स में महिलाओं के लिए विशेष संरक्षण और महिलाओं के लिए समानता की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही यदि हम राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों की बात करें तो आर्टिकल 39 में स्पष्ट तौर पे कहा है कि स्त्री और पुरुष को कार्य के समान अवसर मिलेंगे और साथ ही समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की बात हमारे डीपीएसपी में कही गई है। इसके साथ ही ध्यान रखिएगा, काम और मातृत्व राहत यानी जो मातृत्व सहायता है, प्रसूति सहायता है, उसकी उचित और मानवीय स्थिति सुनिश्चित करने के लिए भी राज्य को निर्देश दिए गए हैं। यानी कहीं ना कहीं महिलाओं की जो समस्याएं हैं और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन और अन्य अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य को निर्देश दिया गया है डीपीएसपी के माध्यम से। यदि हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो हमारे संविधान के भाग 4A के आर्टिकल 51A में भी महिलाओं की गरिमा को ध्यान रखने की बात की गई है और स्पष्ट तौर पे फंडामेंटल ड्यूटीज में कहा गया है कि महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्यागने का मौलिक कर्तव्य है। यानी कहीं ना कहीं ऐसी प्रथाएं जो अपमानजनक है महिलाओं के लिए, इस तरीके की प्रथाओं का त्याग होना चाहिए। हमारा संविधान बड़े स्तर पे बात करता है। यदि हम गैर संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो चाहे वो घरेलू हिंसा निषेध अधिनियम हो, चाहे दहेज प्रथा निषेध अधिनियम हो, इस तरीके के तमाम अधिनियमों की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। लेकिन उसके बावजूद महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में जो वृद्धि है वो और ज्यादा हो रही है। ये अपने आप में चिंताजनक विषय है। अब हम बात करेंगे हिंसा के क्या क्या प्रकार होते हैं। एक महिला को, ध्यान रखिएगा, यहां तक कि जन्म से पहले ही, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं, विशेष तौर पे हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में हमें बड़े स्तर पे जन्म से पहले गर्भपात के इश्यूज, वहां पे सेक्स रेशियो घटता हुआ दिखा है, लिंगानुपात घटता हुआ दिखा है। तो ये दिखाता है कि जन्म से पहले ही इस हिंसा की शुरुआत हो जाती है महिलाओं के प्रति। तो जन्म से पहले बचपन में, शेषवावस्था, बचपन, किशोरावस्था, वयस्कता से लेके बुढ़ापे तक हिंसा की शिकार कहीं ना कहीं महिलाएं रहती हैं। और इन हिंसा के प्रकारों में एक सबसे बड़ा प्रकार है घरेलू हिंसा। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा शिकार महिलाएं इसी घरेलू हिंसा की होती हैं, जिसके द्वारा जीवन साथी के द्वारा शक्ति और नियंत्रण हासिल करना और बनाए रखने का आधार होता है। ध्यान रखिएगा, मौखिक, शाब्दिक, शारीरिक, यौन, भावनात्मक, वित्तीय और मनोवैज्ञानिक कार्य या कार्य की धमकी भी इस घरेलू कार्य में, इस घरेलू हिंसा में शामिल है। यानी हिंसा का एक प्रकार है घरेलू हिंसा। स्त्री हत्या, ध्यान रखिएगा, महिलाओं की केवल इस आधार पर हत्या कर दी जाए कि वो महिला है,
इस तरीके के मामले भी हमें बड़े स्तर पे देखने को मिलते हैं। हालांकि पहले की तुलना में इस तरीके के मामलों में कमी आई है, लेकिन यदि आप स्त्री हत्या को ऑनर किलिंग जैसे मामलों से जोड़ के देखो तो ये संख्या आज भी आपको बड़े स्तर पे देखने को मिल जाएगी। यानी अपनी इज्जत के नाते महिला या लड़की को जान से मार देना, ध्यान रखिएगा, इस तरीके की घटनाएं बड़े स्तर पे भारत जैसे देश में हमें देखने को मिलती हैं। ये ऑनर किलिंग की बात हम कर चुके हैं। यदि हम आज वर्तमान में एक बड़ी समस्या के तौर पे उभर के आया है साइबर अपराध और ऑनलाइन हिंसा, किसी महिला के खिलाफ हिंसा का वो कार्य जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जिसमें मोबाइल फोन के जरिए, इंटरनेट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, कंप्यूटर गेम्स के जरिए, टेक्स्ट मैसेजिंग, ईमेल इत्यादि के माध्यम से जब हिंसा की जाए, महिलाओं के खिलाफ ऑनलाइन या साइबर हिंसा कहा जाता है। आज प्रौद्योगिकी का जमाना है, आज सोशल मीडिया का जमाना है, तो इस तरीके की हिंसा बड़े स्तर पे महिलाओं के खिलाफ वर्तमान में देखी जा रही है। यौन हिंसा, ध्यान रखिएगा, ज्यादातर महिलाएं यौन हिंसा की शिकार होती हैं। विशेष तौर पे जो बच्चियां हैं, जो 18 साल से कम आयु की बच्चियां हैं, उनके खिलाफ इस तरीके की हिंसा हम देखते हैं जब किसी महिला या किसी लड़की की इच्छा के विरुद्ध यौन कृत्य किए जाएं। तो इस तरीके के जो घिनौने अपराध हैं हमारे समाज में बड़े स्तर पे आज भी देखे जाते हैं। बलात्कार को इसमें आप काउंट कर सकते हो, ध्यान रखिएगा, यौन उत्पीड़न को आप इसमें काउंट कर सकते हो। तो ये सब हिंसा के प्रकार हैं, ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही मानव तस्करी एक बड़ा प्रकार है यौन हिंसा का, जिसमें महिलाओं की तस्करी की जाती है, जिसमें जबरदस्ती, धोखाधड़ी, बलपूर्वक व्यक्तियों का अधिग्रहण और शोषण मानव तस्करी में शामिल है। लाखों महिलाएं और लड़कियां इस भयानक अपराध में फंसी हुई हैं, जिसमें से कई का यौन शोषण किया जाता है। मानव तस्करी भी एक बड़ा आधार है इस प्रकार की हिंसा का। बाल विवाह अपने आप में एक हिंसा है। बाल विवाह का अर्थ है कि जब लड़की और लड़के की शादी 18 वर्ष से लड़के की शादी 21 वर्ष से कम और लड़की की शादी 18 वर्ष से कम कर दी जाए। विवाह केवल स्वतंत्र पूर्ण सहमति से ही किया जाना चाहिए। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा भी यही कहती है, और बाल विवाह मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के भी खिलाफ है। और बाल विवाह के बाद हिंसा की जो प्रवृत्तियां हैं, घटनाएं हैं, उनकी होने की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है। तो ये सारे के सारे कारण हैं, प्रकार हैं इन अलग अलग प्रकार की हिंसाओं के, ध्यान रखिएगा। अगला मुद्दा है इसके परिणाम क्या होते हैं। तो सबसे पहला परिणाम होगा जी स्वास्थ्य आधारित परिणाम। कोई भी महिला जिसका शोषण किया जाएगा, जिसके खिलाफ हिंसा की जाएगी, भले ही वो शारीरिक हो, भावनात्मक हो, यौन हो, प्रजनन स्वास्थ्य पर पर्याप्त अल्पकालिक और दीर्घकालिक जो प्रभाव है वो छोड़ती हैं। और इस हिंसा के महत्वपूर्ण सामाजिक और वित्तीय परिणाम होते हैं। यानी महिला का स्वास्थ्य इससे प्रभावित होता है, महिला का मनोविज्ञान इससे प्रभावित होता है, साथ ही बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जिस भी घर में महिला के खिलाफ हिंसा बरती जाती है वहां पे बड़े स्तर पे एक तरीके से बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बच्चों के मस्तिष्क पे, और इसके साथ ही सामाजिक और आर्थिक लागत भी। जब किसी महिला के खिलाफ यौन शोषण या हिंसा जैसे कुकृत्यों का प्रयोग किया जाता है तो महिलाएं अकेलेपन का अनुभव कर सकती हैं, काम करने में असमर्थ हो सकती हैं, अपनी जॉब खो सकती हैं, नियमित गतिविधियों से चूक सकती हैं, यहां तक कि अपने बच्चों की देखभाल को भी बेहतर तरीके से नहीं कर पाती हैं। तो इससे ओवरऑल एक सामाजिक और आर्थिक लागत बड़े स्तर पे देखने को मिलती है। और मानवाधिकारों से जुड़ा हुआ मुद्दा, मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए मुद्दे के उल्लंघन की बात तो हम पहले ही कर चुके हैं। आगे बढ़ने का क्या रास्ता होना चाहिए? सबसे पहले महिलाओं को जागरूक होना पड़ेगा। अपने खिलाफ किसी भी प्रकार की हिंसा के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, और ये आवाज वो तब तक नहीं उठा पाएंगी जब तक महिलाओं को सशक्त ना बना दिया जाए। यानी महिलाओं की शिक्षा के ऊपर, महिलाओं के व्यावसायिक जो ट्रेनिंग है उसके ऊपर, महिलाओं को कुशल बनाने के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यानी महिलाओं को आत्मनिर्भर यदि बना दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये हिंसा कम हो सकती है। और यदि महिलाएं विशेष तौर पे जागरूक हो जाएं तो इस प्रकार के कृत्यों को खत्म भी किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए महिलाओं को विशेष तौर पे सजग होना पड़ेगा, आत्मनिर्भर होना पड़ेगा और आवाज उठाने में सक्षम होना पड़ेगा।
साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध पर कन्वेंशन है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन पर 1993 का संयुक्त राष्ट्र घोषणा है। इसको प्रत्येक देश को लागू करना चाहिए ताकि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है उनकी दर को कम किया जा सके। हम कह सकते हैं कि सरकारों को, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों को, नागरिक समाज संगठनों को, साथ ही अन्य संसाधनों के साथ बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण और साझेदारी को अपनाना पड़ेगा। प्रारंभिक शिक्षा और सम्मानजनक रिश्तों पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। हिंसा को रोकने के लिए रोकथाम अभी भी सबसे किफायती यही एक सबसे दीर्घकालिक तरीका है जब रिश्तों में आत्मसम्मान जैसी अवधारणा को लागू करने पर बल दिया जाए। साथ ही महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ जो अपराध होते हैं उससे रिलेटेड जो डेटा है उसकी पहुंच जरूरी है ताकि ये पता लगता रहे समाज में कि समाज किस दिशा में जा रहा है, किस तरीके के अपराधों की प्रवृत्ति बढ़ रही है, क्योंकि जब हमें ये पता होगा तभी हम उस प्रकार के अपराधों पे लगाम लगा पाएंगे। तो ये एक छोटा सा डिस्कशन था। आपके क्या विचार हैं, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे महिलाओं के खिलाफ हिंसा को खत्म करने के लिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही दोस्तों यदि आप 2025, 26 या 27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे P2I बैच से जुड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये एक फाउंडेशन बैच है जिसमें पीटी मेंस इंटरव्यू की समग्र तैयारी आपको कराई जाएगी। संपूर्ण जीएस इसमें इंक्लूड है। फाउंडेशन बैच जिसमें आपका कंप्लीट जीएस, एसएसी, सेट आंसर राइटिंग सब इंक्लूड है। अगर एडमिशन लेना है तो स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाइए या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने से पहले कोड यूज कीजिएगा LD Live, LDLIVE, LD Live कोड के साथ ये बैच आपको मात्र 27,999 में मिल जाएगा। इसके साथ ही यदि आप 2025 में IAS का PT देना चाहते हैं और अभी से PT में लग जाना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज लेके आया है स्टडी IQ IAS हिंदी आप लोगों के लिए। 100 से ज्यादा टेस्ट हैं, ध्यान रखिएगा, मात्र 499 रुपए में। ये सबसे स्पेशल बात है, यानी मात्र 499 रुपए में आप 100 से ज्यादा टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं विद एक्सप्लेनेशन। बहुत ही आधुनिक जो पेपर हैं उनके तर्ज पे पेपर सेट किए गए हैं और अगर आप सीरियस हैं 2025 को लेके तो आप निश्चित तौर पे इस बैच में एडमिशन लीजिएगा LD Live कोड के साथ। ध्यान रखिएगा ये 2025 में आपकी सफलता को सुनिश्चित कर सकता है यदि आप रेगुलर टेस्ट, एडमिशन लेने से सुनिश्चित नहीं होगा, रेगुलर टेस्ट लगाने से सुनिश्चित होगा। साथ ही दोस्तों आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ललिता दहिया अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे, मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज ललिता दहिया अकेडमी। आशा करती हूं ये परिचर्चा आपको अच्छी लगी होगी। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ऑल थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।